टैली सवाल लगाने से पहले हमें ग्रुप का अच्छे से अध्ययन होना चाहिए। यदि हमें ग्रुप मालूम है ही नहीं तो हम टैली में सवाल लगा नहीं सकते, न हम लेजर बना सकते हैं। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रुप का अध्ययन अच्छे से होना चाहिए। तो देखिए, टैली प्राइम हो चाहे टैली ERP 9 हो, सब में हमारे 28 ग्रुप होते हैं। आपके ग्रुप कितने होते हैं? 28 होते हैं। ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रुप हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी ग्रुप जिसके अंतर्गत 15 ग्रुप आते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप जिसके अंतर्गत 13 ग्रुप आते हैं। आइए सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कह रहा है कैपिटल अकाउंट, इस समूह के अंतर्गत मालिक या मालिकाओं का खाता खोला जाता है। कोई कंपनी होता है, किसी कंपनी में केवल एक ही पर्सन मालिक होता है, या किसी कंपनी में ऐसे होते हैं कि पार्टनरशिप में लोग काम करते हैं तो वहाँ पर 2 मालिक हो सकते हैं, कहीं 3 मालिक हो सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर होता है, सभी कैपिटल अकाउंट है। इसके बाद आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, जो रिटर्न अर्निंग हमें होगा। तो कहने का मतलब इस समूह के अंतर्गत सभी रिजर्व खाते आते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम को दर्शाया जाता है। जो लोन होता है, तो लोन इस समूह के अंतर्गत सभी कंपनी के द्वारा लिए लोन को दर्शाया जाता है। जब कंपनी किसी बैंक से या किसी से भी लोन लेता है तो उसको दर्शाया जाता है। अब कह रहा है बैंक OCC अकाउंट, बैंक OD अकाउंट, इस समूह के अंतर्गत कंपनी के द्वारा अपने खाते से अधिक राशि निकाली गई हो उसे दर्शाते हैं। सिक्योर लोन, इस समूह के अंतर्गत ऐसे लोन रखे जाते हैं जिनमें शर्त का मतलब तो ब्याज लग जाए। अनसिक्योर्ड लोन, इस समूह के अंतर्गत ऐसे लोन रखे जाते हैं जिन पर कोई बंधन शर्त नहीं होते। जैसे हम किसी अपने रिलेशन से या रिश्तेदार दोस्त मित्र से हम पैसा लेंगे तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, इसलिए उसे हम कहेंगे अनसिक्योर लोन। करंट लायबिलिटीज, इस समूह के अंतर्गत में ड्यूटी एंड टैक्स, प्रोविजन, सिंडिकेटर, ये सभी करंट असेस्ट का खाता खोलते हैं। जब हम सिंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे ना ग्रुप में, तो उसके जस्ट नीचे लिखेगा करंट लायबिलिटीज, या ड्यूटी एंड टैक्स को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे लिखेगा कोष्टक में करंट लायबिलिटीज, या प्रोविजन को हम सेलेक्ट करेंगे तभी लिखेगा करंट लायबिलिटीज। अब आ रहा है ड्यूटी एंड टैक्स, इस समूह के अंतर्गत कंपनी द्वारा दे टैक्स सभी कर आते हैं। जैसे मान लीजिए वैट देंगे तो ड्यूटी एंड टैक्स, SC, FBT, एक्साइज ड्यूटी, TDS, TCS, GST, सभी हम ड्यूटी एंड टैक्स के अंतर्गत आते हैं। अब आ गया प्रोविजन, इस समूह के अंतर्गत भविष्य में 1 साल के अंदर होने वाले खर्चे के लिए पहले से ही निर्धारित राशि को या उसके कुछ भाग को दर्शाया जाता है। प्रोविजन में भविष्य के लिए, मान लीजिए हमें भविष्य में गाड़ी खरीदना है तो हम उस अमाउंट को आज से ही इकट्ठा करना चालू कर, उससे कहते हैं प्रोविजन। सिंडिकेटर, इस समूह के अंतर्गत उन व्यक्तियों या समूहों के खाते खोले जाते हैं जिनसे कंपनी उधार व्यापारिक सामान खरीदती है। आप दुकानदार, आप किसी सामान उधार खरीदेंगे तो सिंडिकेटर करेंगे। फिक्स असेट, इस समूह के अंतर्गत कंपनी के अचल संपत्ति का विवरण रखा जाता है। जैसे ऑफिस के लिए वैन, ऑफिस के लिए लैपटॉप, ऑफिस के लिए फैन, ऑफिस के लिए ज़मीन, ऑफिस के लिए अदर सामान जो फिक्स हो। मतलब ये मत सोचिए कंपनी में कोई सामान आया वो नहीं, जो हमेशा कंपनी में पड़ा रहा है वो होता है फिक्स असेट। इन्वेस्टमेंट, इस समूह के अंतर्गत कंपनी द्वारा दिए गए निवेशों राशियों को दर्शाया जाता है जहाँ से लाभ कमाते हैं। जैसे हम कहीं पैसा लगाते हैं कंपनी में तो कंपनी हमें क्या करती है? लाभ देती है। जैसे हमने कह दिया जा रहे हैं बैंक में 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे तो कंपनी में कुछ ज़्यादा रुपया देगी। करंट असेट,
इस समूह के अंतर्गत कंपनी के चल संपत्तियों का विवरण रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक एजेंसी है, एक बाइक की एजेंसी है। बाइक के एजेंसी में जो बाइक कंपनी से आता है एजेंसी में, और एजेंसी से कस्टमर को बेच दिया जाता है, इसलिए बाइक हमारा जो होगा वो करंट असेस्ट होगा। परंतु जो बाइक एजेंसी के अंतर्गत स्टैंड, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सभी क्या होंगे? फिक्स असेस्ट होंगे। बैंक अकाउंट, इस समूह के अंतर्गत कंपनी के सभी बैंकों का विवरण रखा जाता है। कैश इन हैंड, इस समूह के अंतर्गत कंपनी के पास पड़े नगद, जमा या खुदरा रोकड़ा का खाता खोला जाता है। मैं इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि कैश इन हैंड ऑलरेडी हमारा कैश के अंतर्गत ही दिखाता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, कैश इन हैंड हमारा अगले जब इन्वेंट्री बताएंगे तो उसमें समझा देंगे कैश इन हैंड। डिपॉजिट असेस्ट, जैसे इस समूह के अंतर्गत कंपनी द्वारा किए गए डिपॉजिट को दर्शाया जाता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट हमने जमा कर दिया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, फिक्स डिपॉजिट हो गया। रेंटल डिपॉजिट, कोई चीज़ ज़मीन खरीदने के लिए हमने पहले डिपॉजिट दे दिया, या टेलीफोन खरीदते समय हमने कुछ डिपॉजिट दे दिया, जैसे सिक्योरिटी मनी की तरह। जैसे मान लीजिए कहीं पंखा खरीदा, भैया डिपॉजिट कुछ ले लीजिए एडवांस, और बाद में आएंगे तो हम आपको पूरा दे देंगे। लोन एंड एडवांस असेस्ट, इस समूह के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम भुगतान या कर्ज या अचल संपत्ति को खरीदने के लिए दिया गया एडवांस आदि के खाते खोले जाते। जैसे कंपनी है, अपने कर्मचारियों को एडवांस दे दिया, या कोई सामान खरीदने के लिए एडवांस दे दिया, या कोई संपत्ति या गाड़ी कुछ भी खरीदने के लिए उसे दे दे, उसे कहेंगे लोन एंड एडवांस। स्टॉक इन हैंड, इस समूह के अंतर्गत कंपनी द्वारा बचा अर्धनिर्मित माल का रखा जाता। अर्धनिर्मित मतलब आधा जो हमारे पास स्टॉक बचा है वो अर्धनिर्मित है, या हमारे पास वो बन भी गया है तभी वो क्या हमारे पास स्टॉक है। सनी डेप्टर, इस समूह के अंतर्गत उन व्यक्तियों या समूहों के खाते खोले जाते हैं जिनको कंपनी उधार व्यापारिक सामान बेचती है। जब हम किसी को उधार सामान बेचेंगे, चाहे कंपनी को बेचें चाहे किसी कस्टमर को बेचेंगे, तो उसको हम सनी डेप्टर में रखेंगे। ब्रांच डिवीजन, इस समूह के अंतर्गत कंपनी के शाखाओं का खाता खोला जाता है जिनसे कंपनी लेन देन कर सकती है। यदि किसी बैंक का ब्रांच नहीं खोला जाता तो हमें पैसे की लेन देन करने में बहुत परेशानी होगा, इसीलिए बैंक हर जगह अपने एक ब्रांच खोल दिए जहां से कस्टमर या कंपनी अपना लेन देन आसानी से कर सकता है। मिसलेनियस एक्सपेंस, इस समूह के अंतर्गत छोटे छोटे खर्चों का खाता खोला जाता है। जैसे कंपनी है, बड़ी सी कंपनी, उसमें चाय है, कलम है, बुक है, ये सब छोटी छोटी खर्च है, इनका भी हिसाब किया जाता है। सस्पेंस अकाउंट, इस समूह के अंतर्गत वे खाते खोले जाते हैं जिन पर संदेह की भावना हो, मतलब कि हमने उसको पैसा दे दिया, अब वो हमको देगा कि नहीं देगा, इसलिए हम उसे सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं। सेल अकाउंट, इस समूह के अंतर्गत कंपनी द्वारा बेचे गए सामान का विवरण रखे जाते हैं। डायरेक्ट इनकम, इस समूह के अंतर्गत प्रत्यक्ष आय रखे जाते हैं, माल बेचने से हुआ लाभ। जब हम किसी को कंपनी में है, मान लीजिए कोई हमारी बाइक एजेंसी है, हम वहाँ से अपनी गाड़ी सेल कर रहे हैं, तो जो पैसा हमें मिलेगा वो डायरेक्ट इनकम होगा। इनडायरेक्ट इनकम, इस समूह के अंतर्गत अप्रत्यक्ष आय रखे जाते हैं, जैसे कमीशन हो गया और ब्याज जब प्राप्त करना, ये हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस, इस समूह के अंतर्गत प्रत्यक्ष व्यय खर्च रखे जाते हैं, जैसे नगद सामान खरीदने पर, हम बाइक खरीदने जाएंगे तो बाइक खरीदते समय एजेंसी को हम नगद कैश देंगे, इसलिए वो क्या हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस समूह के अंतर्गत अप्रत्यक्ष व्यय रखे जाते हैं, जैसे सामान को सही कराने पर, जैसे बाइक है, बाइक तो हमने खरीदते समय भी डायरेक्ट पैसा दे दिया, एजेंसी वाला कहता नहीं आपको सीट कवर का पैसा अलग से देना पड़ेगा, हेलमेट का पैसा अलग देना पड़ेगा, ये सब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। गाड़ी में आपका कवर नहीं लगा है, ETC।
परचेज अकाउंट। इस समूह के अंतर्गत कंपनी द्वारा खरीदे गए सामान का विवरण रखते हैं। कुछ नोट में देख लेते हैं। नोट में देखिए, रिटेन अर्निंग, इस समूह के अंतर्गत कंपनी के आय से कुछ भाग को रखा जाता है, उसको इस ग्रुप में रखते हैं कंपनी को हानि होने पर। तो कहने का मतलब होता है कि जब कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे रखे रहती है अपना, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी कभी घाटे में हो जाए। तो कंपनी जब घाटे में होगा, हानि होने पर इसका यूज किया जाता है। ट्रांजैक्शन, लेन देन करने के प्रोसेस को ही ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसमें सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज किया जाए। एक्सचेंज का मतलब होता है आयात निर्यात किया जाता है। डिस्काउंट, अपनी प्रोडक्ट और सेवाओं को इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए जब कोई कंपनी का मालिक अपने कस्टमर को डिस्काउंट के रूप में कुछ रकम वापस देता है, उसे डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट सेलर अपने कस्टमर को लिस्टेड प्राइस या प्रेजेंट के रूप में देता है। और कैश डिस्काउंट, ये कस्टमर को सही समय पर बिल करने पर कैश के रूप में दिया जाता है। लायबिलिटीज बताए हैं कि ये वैसे सामान होते हैं जो किसी से कर्ज के रूप में लिए जाते हैं। जैसे हम किसी से उधार सामान लेंगे